लास्ट टॉपिक है कोर्स का रेडियो एक्टिविटी। इसके अंदर बेसिकली हम जो है न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस कैसे बिहेव कर रहा होता है पर्टिकुलर एलिमेंट्स का। कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में जो एटॉमिक नंबर 82 एंड ऑनवर्ड स्टार्ट होते हैं, तो वो जो है नेचुरली अनस्टेबल एलिमेंट्स हैं। नेचुरली अनस्टेबल का क्या मतलब है कि उनके अंदर से कुछ इनविजिबल रेज और पार्टिकल्स एमिट होते हैं, जिसे हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। क्यों? क्योंकि रेडिएशन है, तो इससे रेडियो एक्टिविटी यानी कि रेडिएशन की एक्टिविटी। तो ये जो पार्टिकल, ये जो एलिमेंट्स होते हैं, इनके अंदर क्या मसला हो रहा होता है, क्या प्रॉब्लम हो रही होती है, ये देखेंगे हम। अनस्टेबल क्यों कहते हैं? अनस्टेबल इसलिए कहते हैं कि इनके जो न्यूक्लियस है ना, वो अनस्टेबल है। पूरा ओवरऑल एलिमेंट अनस्टेबल नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स उनके अनस्टेबल नहीं है, इनके न्यूक्लियस अनस्टेबल है। तो न्यूक्लियस जो है वो अपने अंदर से रेडिएशंस और पार्टिकल्स को इमिट करता है, तो इसलिए हम इन्हें, इस फिनोमेना को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। इसको पढ़ने से पहले हम जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम को पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर पर्टिकुलर कुछ डेफिनेशंस को देखते हैं। सबसे पहले अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम को देखें तो एटम के अंदर क्या है, की पॉइंट्स। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। सबसे छोटा एलिमेंट का पार्ट जो एटम है, सबको पता है। सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। जो सेंट्रल पार्ट है एटम के अंदर, बीच में छोटा सा एरिया, उसे न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये भी केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ होगा। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल चार्ज होते हैं। तो इसका मतलब क्या? सो अ न्यूक्लियस कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज। ओवरऑल न्यूक्लियस क्या हुआ? पॉजिटिवली चार्ज हो गया। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन नियरली सर्कुलर ऑर्बिट्स। यानी कि न्यूक्लियस के अराउंड जो सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं, जैसे हम एनर्जी लेवल्स या शेल या कहते हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। Since an atom is neutral, so the number of electrons in an atom is equal to the number of protons. ये बात हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ा था कि नॉर्मल स्टेट में एटम न्यूट्रल होता है, यानी कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। ठीक है, अगर कुछ एटम इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा एलिमेंट, और इलेक्ट्रॉन गेन होंगे तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अभी हम बात एटम से हटके न्यूक्लियस पे करेंगे पूरी। बेसिक टर्म्स देखेंगे, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर और आइसोटोप्स। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। लेकिन और नहीं करेंगे हम इसको, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही लिखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो कम ज्यादा हो सकते हैं ना बॉन्डिंग की वजह से। तो प्रोटॉन्स कभी चेंज नहीं होते, किसी भी एलिमेंट के प्रोटॉन्स अगर चेंज हो गए तो वो एलिमेंट खुद ही चेंज हो जाएगा। हमने पीरियोडिक टेबल में क्या देखा है? एलिमेंट अपने प्रोटॉन नंबर की वजह से ही पहचाना जाता है ना। जो प्रोटॉन नंबर है, जो उसका एटॉमिक नंबर है, वही तो उसकी पोजीशन बताता है ना। ठीक है, जैसे कार्बन का अगर 6 है प्रोटॉन नंबर, तो इसका मतलब क्या है कि कार्बन 6 जिसका भी नंबर होगा वो कार्बन होगा। ठीक है, 7 हो जाएगा तो फिर वो नाइट्रोजन हो जाएगा ना, वो कार्बन नहीं रहेगा। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर तो ये हो गया, जिसे प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं। दूसरा हो गया मास नंबर। मास नंबर क्या है? ये सम है, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, उनको कहते हैं, उनके सम को कहते हैं न्यूक्लियो, क्या कहते हैं? मास नंबर। इसीलिए मास नंबर को हम न्यूक्लियॉन नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं मास नंबर को? न्यूक्लियॉन नंबर। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, उनका सम जो है वो मास नंबर बनाता है। तो इस तरह से न्यूक्लियॉन हो गए ना, वो न्यूक्लियस के एलिमेंट्स हैं, तो हमने उनको कह दिया न्यूक्लियॉन नंबर या मास नंबर। ठीक है, इट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, the symbol of an atom with its atomic number and mass number represented by this symbol. एक एटम है, उसको हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एलिमेंट है, एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, कार्बन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है। हम इसके ऊपर ऊपर ए लिखते, नीचे जेड लिखते हैं। केमिस्ट्री में भी ऐसे ही करते हैं। ऊपर ए क्या है? ए रिप्रेजेंट करता है मास नंबर को, जेड रिप्रेजेंट करता है प्रोटॉन नंबर को। मास नंबर में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जेड में सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इसका मतलब अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो आपको ए माइनस जेड करना होगा, है ना, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल आएंगे। ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स इज एटम, जेड इज द एटॉमिक नंबर, ए इज द मास नंबर, ए माइनस जेड इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यहाँ तक कोई सवाल? नहीं सर। ऐसा तुम्हारा कोई क्वेश्चन? मूसा, एनी क्वेश्चन? नो सर। चले मैं आगे चलते हैं। आइसोटोप्स पढ़े हुए केमिस्ट्री में भाई? उबैद, आइसोटोप्स पढ़े हुए? नहीं सर।
केमिस्ट्री पढ़ लिया पूरा, आइसोटोप्स नहीं पढ़ा? सर कुछ दिनों से जा नहीं रहा ना क्लास में, कुछ चैप्टर्स मिस करा होगा। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। वैसे उबैद एक बात बताओ, तुम अटेम्प्ट कब दे रहे हो? तुम नवंबर में दोगे क्या अटेम्प्ट पेपर की? हाँ फिजिक्स और मैथ्स तो नवंबर में दूंगा। ओके ओके, दे दो। क्या तैयारी नहीं है क्या अभी? नहीं सर। चलो यार, मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के पासवर्ड मैंने अपलोड करने हैं, वो मैं कर नहीं पा रहा हूँ। इंशाल्लाह आज कल मैं कोशिश करके अपलोड कर दूंगा, ताकि तुम लोग वो भी देख लो। अब तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का असाइनमेंट, वो क्या कहते हैं, होमवर्क सबमिट कर दिया जो मैंने अपलोड किया वहाँ पर क्लासरूम पे, गूगल क्लासरूम पे? हाँ, जितने भी पास पेपर है ना मैंने जो दिए हुए हैं P2 के, वो सब सॉल्व करके स्कैन करके सबमिट करो उसके ऊपर, ठीक है? मैं चेक करूंगा उसको। अच्छा, ऐसे ना आइसोटोप्स बताओ क्या होते हैं, माइक खोल के बताओ। अच्छा, मैं ऐड नहीं करा बेटा, मैंने ना ग्रुप पे लिंक दे दिया था ऐसे, आप लोग उससे खुद ही ज्वाइन कर लो, ठीक है? अच्छा, हम आइसोटोप्स पे बात करते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, उसका प्रोटॉन नंबर तो चेंज नहीं होगा ना, लेकिन उसका मास नंबर चेंज हो सकता है। कैसे? अगर आप उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज करते जाओ, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पहले देखो, हाइड्रोजन वन 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 का क्या मतलब? हाइड्रोजन का नीचे तो प्रोटॉन नंबर वन है, वो तो हमेशा वन रहेगा। तीन हाइड्रोजन है, तीनों में नीचे प्रोटॉन नंबर तो वन है। क्यों? क्योंकि एलिमेंट का प्रोटॉन नंबर तो चेंज होगा, तो एलिमेंट खुद चेंज हो जाएगा। ऊपर देखो मास नंबर चेंज हो रहा है, यहाँ मास नंबर वन है, यहाँ मास नंबर वन है। इसका मतलब क्या? कि न्यूट्रॉन जीरो है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन और मास नंबर, प्रोटॉन नंबर और मास नंबर इक्वल है। प्रोटॉन नंबर खुद क्या होता है? मास नंबर खुद क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अगर मास नंबर और प्रोटॉन नंबर सेम है, इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर जीरो। ये ए माइनस जेड करके आप निकालोगे ना, ए माइनस जेड। अगर ए माइनस जेड जीरो है, वन माइनस वन, तो न्यूट्रॉन जीरो हो गए। फिर यहाँ पे आए, यहाँ यहाँ क्या है, मास नंबर टू है, तो ऊपर ए नीचे जेड, तो टू माइनस वन वन, तो यहाँ एक न्यूट्रॉन हो गया। यहाँ क्या, थ्री है, थ्री माइनस वन टू, यहाँ दो न्यूट्रॉन हो गए। तो यानी कि जैसे जैसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, मास नंबर चेंज होता जा रहा है, लेकिन एलिमेंट चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि नीचे प्रोटॉन नंबर सेम है। तो इसका मतलब क्या है? ये तीनों एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं, ठीक है? मुझे बेटा, मैं देख लेता हूँ क्यों ये प्रॉब्लम आ रहा है गूगल क्लासरूम में, मैं चेक करता हूँ, वरना फिर दोबारा असाइन करता हूँ, ठीक है? हो सकता है कोई प्रॉब्लम आ रहा हो। अच्छा, यहाँ पे आइसोटोप समझ में आया आप लोगों को? कि दे आर द एटम ऑफ सेम एलिमेंट विद द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आइसोटोप्स डिफर इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन देयर न्यूक्लियाई, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज हो जाएंगे, आइसोटोप बनते जाएंगे। प्रोटॉन नंबर सेम होना चाहिए, although they have same number of protons which equal number of orbital electrons, ठीक है? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, न्यूट्रॉन बदल चेंज होते जाएंगे, तो ये आइसोटोप बन जाएंगे। जैसे कार्बन है, कार्बन क्या है, 12 6, उसका प्रोटॉन नंबर 6 है, मास नंबर 12 है। यहाँ मास नंबर 14 आ गया, इसका मतलब दो न्यूट्रॉन ऐड कर दिए इसके अंदर हमने, ठीक है? तो ये क्या हो गया, कार्बन का आइसोटोप हो गया। इसको क्या कहेंगे, कार्बन 14 आइसोटोप। सीधा क्लोरीन में क्या है, 36 से 37 हो गया, 35 37 हो गया। आइसोटोप समझ में आ गया? कोई मसला तो नहीं इसमें? उबैद, तुमको समझ में आ रहा है? जी सर आ रहा है। ओके गुड। बाकी सबको भी समझ में आ रहा है ना? जी सर। अच्छा, यहाँ हम देखते हैं गीगर मर्स्टन का एक्सपेरिमेंट फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। जब न्यूक्लियस डिराइव नहीं हुआ था, डिस्कवर नहीं हुआ था ना, तो गीगर मर्सन ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था गोल्ड फॉइल का। इन्होंने क्या किया, गोल्ड फॉइल, थिन गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल्स को हिट करवाया। जब हिट कराया तो इन्होंने ऑब्जर्वेशन ली कि यार क्या होता, क्या अल्फा पार्टिकल्स क्या है। अल्फा पार्टिकल अभी आपको नहीं पता, आगे जाके हम देखेंगे। सिर्फ समझ लो कि पॉजिटिव चार्जेस को हिट करा, अल्फा पार्टिकल आर द पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है? तो प्रोटॉन्स को या पॉजिटिव चार्जेस को हिट कराया इसके ऊपर। तो हुआ क्या, अजीब अजीब से उन्होंने रिजल्ट्स देखे फोटोग्राफिक फिल्म पे। ये जो एरो लाइंस है ना, ये है प्रोटॉन्स हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो ज्यादातर देखो स्ट्रेट जा रहे हैं, मेजोरिटी लाइन स्ट्रेट चली गई। कुछ एंगल पे डिफर किए, कुछ बड़े एंगल पे डिफर किए, और कुछ तो इतनी बड़े एंगल पे डिफर किए कि समझो बिल्कुल वापस आ गए, 180 के करीब डिफर किए, बिल्कुल ही रिवर्स आ गए। तो इन्होंने क्या
इससे वो किया, कंक्लूड किया गीगर साहब ने, उन्होंने कहा व्हेन अल्फा पार्टिकल्स आर बम्बार्डेड ऑन अ थिन गोल्ड फॉइल देन मोस्ट ऑफ देम पासेस स्ट्रेट थ्रू द फॉइल। देखो ना, मोस्ट ज्यादातर स्ट्रेट चले गए। few alpha particles are deflected at certain angle, the results of experiments are here। ठीक है, अलग अलग एंगल पे बाकी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, यानी कि समझो पॉजिटिव पार्टिकल्स, आगे जाके पढ़ेंगे अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं। तो इन्होंने कहा कि इसका मतलब मेजर पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी, तभी तो आराम से सीधा चलेगा, किसी से टकराए नहीं, किसी से अट्रैक्ट रिपेल नहीं हुए। तो मेजोरिटी पार्ट एटम का एम्प्टी है, वो है क्यों? सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में छोटा सा न्यूक्लियस है, और बाहर जो है वो जो हमारे सब शेल्स हैं, जो एनर्जी लेवल्स हैं या शेल्स हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन वो रोटेट कर रहे हैं। तो रोटेट कर रहे हैं तो हर वक्त तो एक जगह पे नहीं बैठे हुए ना, तकरीबन जगह तो खाली है, पूरे भरे हुए तो नहीं होते। एक में दो, पहले शेल में 2 होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, फिर इस तरह फ्यू फ्यू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, यानी कि मेजोरिटी स्पेस खाली है, तो स्ट्रेट चले गए पॉजिटिव चार्जेस। सेकेंड लेने का सेंट्रल पोर्शन ऑफ एन एटम कॉल्ड एज न्यूक्लियस कैरीज पॉजिटिव चार्ज। क्यों पता चला? क्योंकि सेंटर पार्ट से बिल्कुल हाई लेवल की रिफ्लेक्शन हुई, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्जेस है, न्यूक्लियस भी पॉजिटिव है, तो यहाँ से क्या हुआ, सेंटर से बिल्कुल रिफ्लेक्ट बैक कर गया, यानी कि पॉजिटिव ने पॉजिटिव को रिपेल कर दिया। थर्ड चीज हमने कही थी, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा कि बीच में एक छोटा सा एरिया आता है जहां पे रिफ्लेक्शन हो रही है, बाकी कहीं भी नहीं हो रही। बाकी यहाँ से थोड़ी सी बेंडिंग हो रही है, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के करीब से गुजरा है। तो जब करीब से गुजर रहा है तो क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज को बेंड कर रहा है, रिपेल कर रहा है, लेकिन सेंटर से तो बिल्कुल ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन वो एरिया बहुत छोटा है। तो इन्होंने इससे ड्राइव किया कि एक न्यूक्लियस होता है सेंटर में, जहां से जो है, जिसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस है। ठीक है, पॉजिटिव क्योंकि प्रोटॉन है, बाकी न्यूट्रॉन है, वो तो न्यूट्रल है। तो यहाँ तक कोई सवाल है? नहीं सर। नहीं, सबको क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं रेडियो एक्टिविटी की। जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं रेडियो एक्टिविटी, जैसे मैंने बताया था कि सर्टेन एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं वो, और वो नेचुरली अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर से इनविजिबल रेज और पार्टिकल्स इमिट होते हैं उनके न्यूक्लियस में से, उनके न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल है। ठीक है, बात समझ रहे हो? उसके न्यूक्लियस अनस्टेबल है, तो ये रेज और पार्टिकल्स को इमिट करते हैं। तो इस हिसाब से जो है वो ये हो गया रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव मतलब रेडिएशन, मतलब रेडिएशन की एक्टिविटी करने वाले को रेडियो एक्टिव कहते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं होता क्या है, किस किस तरह की रेडिएशन होती हैं। रेडियो एक्टिव इज द स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस मतलब के खुद ब खुद, एंड रैंडम, रैंडम का मतलब कोई पैटर्न नहीं फॉलो कर रहे हैं, कभी ज्यादा कभी कम हो रहे हैं। ठीक है, थर्ड है रैंडम इमिशन ऑफ रेडिएशंस फ्रॉम अनस्टेबल न्यूक्लियाई। अनस्टेबल न्यूक्लियाई का क्या मतलब कि ये कोई नेचुरल, क्या कहते हैं, स्टेबल न्यूक्लियाई नहीं है, यानी कि कोई नॉर्मल एलिमेंट नहीं है कि जो स्टेबल रहे, ये अनस्टेबल है, इसी वजह से इनमें से रेडिएशन निकल रही है। ठीक है, द रेडिएशंस इमिटेड आर अल्फा बीटा एंड गामा, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा आर डिस्क्राइब्ड इन द टेबल बिलो। अब देखो, इस डेफिनेशन के अंदर 3 वर्ड्स पे आपको फोकस करना है। एग्जामिनर ये तीनों वर्ड्स के बारे में अलग अलग सवाल भी करता है। रेडियो एक्टिविटी इज स्पॉन्टेनियस रैंडम इमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम अनस्टेबल न्यूक्लियर। तो स्पॉन्टेनियस, रैंडम और अनस्टेबल, इन 3 वर्ड्स पे बात करेंगे वो, कि भाई स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब इसको कोई एक्सटर्नल फोर्स ड्राइव नहीं कर रही, कोई टेम्परेचर, प्रेशर, कोई फोर्स किसी वजह से ये खुद नहीं हो रहा, ये नेचुरली खुद ब खुद हो रहा है, ये एलिमेंट की अपनी प्रॉपर्टी है, तो ये नेचुरली हो रहा है उसमें। रैंडम, रैंडम का मतलब ये है कोई पैटर्न नहीं है इसका। ठीक है, कब कौन सा हो जाए, मतलब जितने सारे उसके अंदर पार्टिकल्स होंगे या रेज होंगी, तो ऐसा नहीं कि पहले ये वाले फिर ये वाले, फिर कोई सीक्वेंस नहीं है, रैंडमली कोई भी कभी भी निकल जाएंगे और किसी भी क्वांटिटी में जा रहे होंगे। ठीक है, थर्ड है इमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम अनस्टेबल न्यूक्लियर। ये सब अनस्टेबल न्यूक्लियर से होते हैं, स्टेबल से नहीं होते। तो ये सर्टेन एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं जिनके अंदर से ये रेडिएशन निकलती है, सब में से नहीं। नहीं, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ये सब तो स्टेबल न्यूक्लियर है ना, इनके अंदर से नहीं निकलेंगी। ठीक है, और रेडिएशन किस टाइप की है? 3 टाइप की, अल्फा बीटा और गैमा। अल्फा और बीटा पार्टिकल्स हैं और गैमा जो है वो रेडिएशन है। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल?
नहीं सर। नहीं, चलो अब हम इन रेडिएशंस और पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है इसकी, एक मिनट, एक सेकंड होल्ड करना जरा। अच्छा भाई, नेचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक नेचर क्या है? अल्फा पार्टिकल्स आर हीलियम न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल जो है ना, वो बेसिकली कुछ नहीं है, हीलियम का न्यूक्लियस है। हीलियम के न्यूक्लियस में क्या होता है? हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में, और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो ऊपर 4 नीचे 2। तो अल्फा पार्टिकल्स इज बेसिकली हीलियम न्यूक्लियस। अगर हीलियम न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस तो पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो इसलिए ऊपर जब हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ा था ना, उसमें अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्जेस में इसीलिए कह रहा था कि अल्फा पार्टिकल इज द पॉजिटिवली चार्ज एलिमेंट, ठीक है। दूसरा है बीटा। बीटा आर द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ लिख लेना, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, इनमें स्पीड होती है, रुके हुए नहीं होते, करंट इनके अंदर से आ रहा होता है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। तीसरी है गैमा रेडिएशन। गैमा क्या है? वही जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमने पढ़ा था, EM waves जो होती है, गैमा इज दैट रेडिएशन व्हिच हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमने पढ़ा था, इसमें सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव की थी और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसकी थी, गैमा की, ठीक है। फिर आते हैं, चार्ज कितना है इस पे? +2 का है अल्फा पे। क्यों है? क्योंकि 2 प्रोटॉन है, 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो +2। बीटा पे -1 का चार्ज है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन, बीटा इज इलेक्ट्रॉन। गैमा पे कोई चार्ज नहीं, क्योंकि ये तो रे है, वेव है, ठीक है। वेव पे चार्ज नहीं होता ना, पार्टिकल्स पे चार्ज होता है। मास क्या है? 4 AMU। और इसका क्या है? 1/1840 AMU। और इसका कोई मास नहीं, क्योंकि तो वेव है, ठीक है। AMU पता है ना, एटॉमिक मास यूनिट? किसको नहीं पता AMU क्या होता है? हाँ भाई, हेलो, आवाज आ रही है? बेटा आवाज आ रही है मेरी? मैसेज सब जी कर रहे सर। हो सबके? अच्छा, AMU क्या होता है? सुना है कभी? केमिस्ट्री में पढ़ा है कभी? नहीं, ऐसा तुमने पढ़ा? क्या होता है, क्या डिस्क्राइब करो ना इसको, कि कैसे, क्यों लिखते हैं ये। देखो बेसिकली, चलो मैं बता देता हूँ, तुम लोग शायद कंफ्यूज लग रहे हो। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? ये रेफरेंस बनाते हैं हम कार्बन के एटम से, ठीक है। जो कार्बन का एटम है ना, उसको हम रेफरेंस बनाते हैं कि भाई, जो कार्बन 12 होता है ना, कार्बन का एटॉमिक मास, तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, तो 1/12, यानी कि AMU, 1 AMU इज 12, 1/12 द मास ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम का मास जितना है ना, उसको डिवाइड बाय 12 कर दो, तो 1 AMU आ जाएगा, यानी कि 12 AMU कार्बन का मास है। तो उसको रेफरेंस बनाते हैं, इसलिए विद रिस्पेक्ट टू कार्बन जो है, इसका अल्फा का मास नंबर 4 है, क्योंकि इसमें 4 वो हैं पार्टिकल्स, 2 न्यूट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है, ठीक है। और क्या कहते हैं, बीटा का क्या होगा? 1/1840 AMU। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर 1/1840 टाइम्स लाइटर देन द प्रोटॉन्स, ठीक है। खैर, इसका मास नंबर वगैरह अगर आपको क्वेश्चन में आया होगा तो उसका मास दिया हुआ होगा, क्योंकि ज़ाहिर है ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आपको याद हो न्यूट्रॉन और क्या कहते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के मास। लेकिन चार्जेस याद होने चाहिए इनके, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। अच्छा भाई, मास नंबर क्या है इसका अल्फा का? अल्फा का मास नंबर होता है 4। क्यों होता है 4? क्योंकि ये हीलियम न्यूक्लियस है। हीलियम न्यूक्लियस में क्या होता है? हीलियम न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो 2 + 2 क्या हो गया? 4 हो गया मास नंबर। मास नंबर द सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ना,
अच्छा, यहाँ पर मास नंबर क्या होगा बीटा में? 0, क्योंकि मास नंबर तो आता है न्यूक्लियॉन से, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हैं। तो बीटा तो न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन है, वो तो होता ही नहीं न्यूक्लियस में, तो इसका मास नंबर 0। गैमा रेज है, रेज का कोई मास नहीं है तो 0। फिर आती है पेनिट्रेशन पावर। अल्फा की पेनिट्रेशन पावर सबसे लोएस्ट है और सबसे हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर गैमा की है। क्या मतलब कि अल्फा किन किन जगहों से गुजर सकता है? अल्फा इज द लीस्ट पेनिट्रेशन, इट कैन पास थ्रू एयर अप टू 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तक ही एयर से गुजर सकता है, उसके बाद रुक जाएगा। इट कैन बी स्टॉप बाय पेपर, अगर पेपर रख दो ना अब आगे अल्फा के, तो अल्फा फिर पेपर को क्रॉस नहीं कर पाएगा, पेनिट्रेशन इतनी कम होती है इसकी। मीडियम पेनिट्रेशन फॉर बीटा, बीटा इट कैन बी स्टॉप बाय एल्यूमिनियम शीट ऑफ थिकनेस 5 mm, एल्यूमिनियम शीट अगर आप रख दो बीटा के आगे 5 mm की, तो वो रुक जाएगा, पेपर से नहीं रुकेगा। ठीक है, पेपर क्योंकि क्वेश्चन आते हैं, एग्जामिनर देता है कि भाई आपने जो है ये वाली शीट लगाई तो ये रुका, ये नहीं रुका, तो आप पहचाने कौन सा वाला ये पार्टिकल है। तो अगर पेपर से कोई रुक रहा है तो वो अल्फा है, और अगर एल्यूमिनियम की शीट से कोई रुक रहा है 5 mm थिक शीट से, तो वो क्या है? वो बीटा है। ठीक है, 5 mm की से कम की शीट लोगे तो नहीं रुकेगा, चला जाएगा, क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, थर्ड है गैमा। गैमा की मैक्सिमम पेनिट्रेशन है, इट कैन बी स्टॉप बाय थिक लेड शीट, गैमा से लेड से रुक सकता है, लेड की शीट से। वो भी डिपेंड करता है, अगर गैमा रेज ज्यादा है तो लेड शीट भी क्रॉस कर जाएगा, फिर आपको लेड की थिकनेस बढ़ानी पड़ेगी। सही है, इसीलिए जो रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स होते हैं ना, उनको हम लेड के बॉक्स में रखते हैं ताकि वो निकले ना बाहर, क्योंकि वो डिजास्टर कर सकते हैं, आपको लॉस, आपकी जो यानी कि स्किन वगैरह होती है, इन पे कैंसरस इफेक्ट्स कर सकते हैं। ठीक है, फिर आती है आयोनाइजिंग इफेक्ट। आयोनाइजिंग इफेक्ट का मतलब ये कि कौन ये आयोनाइज कर सकते नहीं कर सकते हैं जाके। ठीक है, इनकी अल्फा की मैक्सिमम आयोनाइजेशन ड्यू टू इट्स लार्ज चार्ज एंड मास, मास भी बड़ा है और चार्ज भी है ज्यादा, इनका इनके अंदर प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो पार्टिकल्स ज्यादा हैं तो चार्ज बड़ा है इनका, सॉरी मास बड़ा है, चार्ज तो प्रोटॉन का ही होगा, 2 प्रोटॉन है तो चार्ज ज्यादा है ना। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सिंगल है, यहाँ प्रोटॉन 2 है तो डबल चार्ज हो गया ना ऑलमोस्ट। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन में क्या है? मीडियम आयनाइजेशन ड्यू टू इट्स स्मॉल चार्ज एंड मास। एक तो बीटा जो है, जो कि इलेक्ट्रॉन है, वो 1840 टाइम्स छोटा है प्रोटॉन से। दूसरी बात ये कि बीटा इज सिंगल इलेक्ट्रॉन, वेयर इज इन अल्फा देर आर 2 प्रोटॉन्स, तो चार्ज और मास दोनों में अल्फा ज्यादा है बीटा से, तो बीटा की आयनाइजेशन कम हो जाएगी। थर्डली, जो ये है गैमा, इसकी नेग्लिजिबल आयनाइजेशन है, बिकॉज इसका चार्ज और मास तो है नहीं, तो ये वेव है ना, आयनाइज नहीं करेगी, स्ट्रेट चली जाएगी। फिर क्या है? इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड से अल्फा को गुजारोगे तो अल्फा जो है नेगेटिव चार्जेस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अल्फा खुद पॉजिटिवली चार्ज्ड है, सो अल्फा डिफ्लेक्ट लेस बिकॉज इट हैज अ मैसिव पार्टिकल। क्या होगा? फौरन से डिफ्लेक्ट नहीं करेगा अल्फा, थोड़ी देर बाद करेगा, क्योंकि इसका मास ज्यादा है ना। जबकि बीटा थोड़ा सा स्टार्ट हुआ और फौरन नहीं डिफ्लेक्ट करेगा पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि बीटा का मास कम है, बीटा नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। और थर्ड, यहाँ पर ये वेव है गैमा, तो ये स्ट्रेट चली जाएगी अनडिफ्लेक्टेड, इसके अंदर कोई चार्जेस नहीं है तो ये कहीं भी अट्रैक्ट रिपेल नहीं होगी। ठीक है, फिर आता है मैग्नेटिक इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या हुआ भाई? आपने यहाँ देखा अल्फा पॉजिटिव चार्जेस हैं, वही फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल उठाया आपने और आपने चेक कर लिया भाई कि फर्स्ट फिंगर आपकी जो है वो इनटू द बोर्ड है, सेकंड फिंगर जो है वो पाथ बता रही है आपको प्रोटॉन्स उसका, फ्लो ऑफ चार्जेस का लेफ्ट से राइट, और जो थंब है आपका वो आपको अपवर्ड डायरेक्शन दे रहा है, तो इसका मतलब आपकी ये पार्टिकल ऊपर की तरफ चले जाएंगे। इसी तरह यहाँ पर क्या है भाई? लेफ्ट हैंडेड उठाया आपने फ्लेमिंग का, फर्स्ट फिंगर इनटू द बोर्ड, सेकंड फिंगर लेफ्ट से राइट, ठीक है, और थंब ऊपर जा रहा है लेकिन आप नीचे कर दोगे। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, तो इलेक्ट्रॉनिक करंट है, इलेक्ट्रॉनिक करंट में हम क्या करते हैं? रिवर्स डायरेक्शन में दिखाए थे, तो जब ये ऊपर जा रहा होगा तो ये नीचे जा रहा होगा, याद है पीछे हमने पढ़ा था। 2 मिनट दीजिएगा बेटा, एक कॉल आ रही है। अच्छा भाई, यहाँ तक किसी का कोई सवाल? गैमा तो अनडिफ्लेक्टेड चला जाएगा क्योंकि मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक किसी भी फील्ड से इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वेव है ना। एनी क्वेश्चन अंटिल नाउ? थोड़ा सा रिव्यू कर लो, मैं दोबारा ऊपर कर लेता हूँ, देख लो, कोई सवाल हो तो बता दो।
हाँ भाई, है क्वेश्चन किसी का? नहीं सर। नहीं, क्लियर है। मूजना, एहसन, नो सर, क्लियर है। ओके गुड। चलो, अच्छा भाई, अब जरा देखना वो पोस्ट हो गया है, क्या कहते हैं, होमवर्क मेरा गूगल क्लासरूम में। यहाँ हम चेंजेस देखते हैं, चेंजेस ऑन न्यूक्लियस बाय एमिशन ऑफ ए अल्फा बीटा एंड गामा। जी सर, पोस्ट हो गया। सॉरी, हो गया सर, आ गया होमवर्क उसमें। ठीक है। चेंजेस ऑफ न्यूक्लियस बाय एमिशन ऑफ ए बी और गामा लिखा हुआ है, इसकी जगह हम लिख देंगे अल्फा बीटा गामा, गलती से ए बी लिख दिया। आगे चलते हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, ये हमारे पास पेपर में भी आता है करने को एक्टिविटी। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि जब अल्फा की इमिशन होगी, जा रहा है अनस्टेबल न्यूक्लियस है ना, तो पहले अल्फा इमिट करेगा, फिर बीटा इमिट करेगा, फिर गामा इमिट करेगा। तो जब अल्फा इमिट होगा तो चेंजेस क्या आएंगे एलिमेंट के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एलिमेंट है, यहाँ पे देखो रेडॉन है ना, रेडॉन हमारे पास, तो ये इमिट हो ये रेडॉन ओरिजिनली ये होता है 226 का मास नंबर होता है, 88 इसका प्रोटॉन नंबर होता है। तो इसमें से अल्फा पार्टिकल्स अगर इमिट होंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ देखते हैं। पहले जनरल देखते हैं, फिर स्पेसिफिक देखेंगे। एक्स इज द एलिमेंट नंबर, ए इज द मास नंबर, जेड इज द प्रोटॉन नंबर। हुआ क्या, इसमें से अल्फा पार्टिकल इमिट होगी, यार अल्फा पार्टिकल अल्फा 42 या हीलियम 42 लिख सकते हैं, अल्फा 42 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये निकल गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ए में से -4 हो जाएगा, जो एलिमेंट बचेगा ना पीछे अल्फा निकलने के बाद, जो चेंजेस आएंगे एलिमेंट में, उसका मास नंबर में कितना फर्क आएगा, ये 4 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा मास नंबर। क्यों? क्योंकि अल्फा में से 4 निकल गया, अल्फा के साथ 4 वो चले गए, न्यूक्लियॉन चले गए ना, तो A-4 हो जाएगा, और अल्फा के साथ 2 प्रोटॉन चले गए, तो Z-2 हो जाएगा, जो बचेगा ना एलिमेंट उसका। जैसे यहाँ पर देखो रेडॉन है, रेडॉन का मास नंबर है 226 और रेडॉन का प्रोटॉन नंबर है 88। तो क्या हो, जैसे अल्फा निकला 4 अल्फा 2, तो 226 -4 हम करते हैं, यानी कि यहाँ पर A-4, ए ये है 226 -4 किया तो 222 बचा, तो 222 मास नंबर, और 88 -2 यानी कि Z-2, 88 -2 किया तो 86 बचा, ठीक है। तो 86 यानी कि प्रोटॉन नंबर अब चेंज हो गया। जब प्रोटॉन नंबर चेंज हो गया तो एलिमेंट भी चेंज हो जाएगा, अब ये रेडॉन नहीं रहेगा, अब ये रिनॉन हो गया, आरएन हो गया, ठीक है। तो इस तरह होता है। आपको क्या करना होगा पेपर में, आपको तो नहीं पता कि कौन सा एलिमेंट क्या होता है, यार याद नहीं होगा ना आपको, तो आप जस्ट क्या करोगे, जैसे आपको अगर रेडॉन दिया हुआ है, आप यहाँ पर एक्स लिख देना, आपको नहीं पता ना, याद थोड़ी होगा रिनॉन का 86 होता है, आप यहाँ एक्स लिख देना, 222 और 86 लिख देना, अल्फा यहाँ पर ऐसे रिलीज करा देना, ठीक है। समझ आ गई बात? जी सर। अच्छा, बीटा के इमिशन में क्या करोगे आप, बीटा के इमिशन में देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्स ए जेड, ठीक है। बीटा इमिट हुआ ऊपर 0, क्योंकि बीटा में कोई न्यूट्रॉन नहीं होते, कोई प्रोटॉन नहीं होता, तो मास नंबर 0। बीटा का यहाँ पर नीचे -1 आपने दिया हुआ है, क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसलिए -1, पॉजिटिव प्रोटॉन की जगह -1। अब बीटा जब आपका इमिट होगा, तो यहाँ पर वहां क्या होता था, A-4 होता था, लेकिन यहाँ ऊपर कुछ भी नहीं है, 0 है, तो A एज इट इज आ जाएगा। Z-2 होता था, यहाँ पर क्या -1 है, तो Z -1 Z+1 हो जाएगा, ठीक है। तो जो बच गया एलिमेंट, उसके प्रोटॉन नंबर में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, और मास नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, सही है। तो यहाँ क्या हुआ, हमने सोडियम रखा था 2411, सोडियम वैसे 23 होता है, तो ये 24 है, इसका मतलब ये सोडियम का आइसोटोप है, सोडियम का आइसोटोप 24 है, तो वो रेडियोएक्टिव होता है। ये बात याद रखना, नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स जो रेडियोएक्टिव नहीं है ना, उनके आइसोटोप्स रेडियोएक्टिव हो जाते हैं कभी कभार, ठीक है। तो ये सोडियम वैसे 2311 होता है, तो सोडियम 2311 रेडियोएक्टिव नहीं है, लेकिन जैसे ही 24 होगा ना सोडियम, एक न्यूट्रॉन ऐड हो जाएगा, तो वो रेडियोएक्टिव हो जाएगा। इसमें से क्या हुआ, बीटा इमिट हुआ, और 24 एज 24 रहा, ये 11 से ऐड होकर 12 हो गया। 12 किसका है एटॉमिक नंबर, मैग्नीशियम का है। तो क्या हुआ, सोडियम जैसे ही बीटा इमिट करेगा, मैग्नीशियम में कन्वर्ट हो जाएगा, सही है, क्लियर है ये बात?
और मैग्नीशियम के भी आइसोटोप में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, एनी क्वेश्चन? नो सर। ये करने को आएंगे पेपर के अंदर, ये एक्सपेरिमेंट जो है ना, इक्वेशन लिखनी होती है, तो इसलिए आपको इसका फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि किसको किससे सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, गैमा में चलते हैं। When gamma emits from radioactive nucleus, then neither atomic number nor mass number changes. गैमा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस क्या हो जाएगा, समझो ये पेरेंट न्यूक्लियस है, XAZ, गैमा निकला 0 0, चार्ज भी 0, मास भी 0, और ये डॉटर न्यूक्लियस। फर्क क्या पड़ेगा, सिर्फ एनर्जी कम हो जाएगी। ये जो पेरेंट न्यूक्लियस में हाई एनर्जी होगी, ये लो एनर्जी का हो जाएगा डॉटर न्यूक्लियस, इसकी स्पीड कम हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ये सारी एनर्जी गैमा से निकल जाएगी। तो गैमा जब रिलीज होता है ना, तो साथ में बहुत सारी एनर्जी रिलीज करता है। तो क्या होगा, ये पेरेंट न्यूक्लियस में हाई एनर्जी थी, लो एनर्जी के साथ यहाँ पर स्टे कर जाएगा। ठीक है, और कुछ इसमें चेंजेस नहीं आएंगे। एनी क्वेश्चन? हाँ बेटा, अभी लेस देन 1 मिनट रह गया, मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ सेशन। ठीक है।